हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 27 जनवरी। आज की न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले एक कोट्स सुनाता हूँ आपको कि देखिए, ये जो लाइफ है, ये जो संघर्ष का समय है, ये जो एस्पिरेंट्स की लाइफ होती है वो संघर्ष का समय होता है, कठिनाइयों का समय होता है। आपने ये लाइफ खुद चुनी है, तो ये जो लाइफ होगी ये कठिनाइयों से भरपूर होगी। तो आपको इसको लेकर के हमेशा रेडी रहना है। आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है ताकि ये जितनी भी कठिनाइयाँ, ये जितनी भी मुश्किलें, ये जो फेज चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग यानी अपने भी आपके साथ जो हैं वो भी एक टाइम पे आकर के आपके मतलब आपका साथ जो है वो छोड़ देंगे, या आपको आपकी आलोचना करेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे या क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। तो ये चीज़ें, ये फेज़ जो ऐसा है, ये फेज़ सबके लाइफ में आता है। अगर आप इस जर्नी को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, और अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत छोटी लगे। ठीक है, मनुष्य के लिए कठिनाई का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कठिनाइयों के बिना ना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। तो ये भी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर सफलता का आनंद उठाना है तो कठिनाइयों को झेलना भी आना चाहिए। जो चिंगारी पे चल करके जो फिर सफलता हासिल करते हैं वही उसका असली हकदार होते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने आप में हमेशा हिम्मत बना करके रखना है, और अच्छे से जो चीज़ें हैं, जो एम आपने बना रखी है, हमेशा उस पर फोकस करते हुए चलते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 10 बजे वाली क्लास ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप में से जो भी लोग वो न्यूज़ एनालिसिस नहीं कवर किए हैं तो जा करके उसको भी कवर कर लीजिएगा। ये वाला जो न्यूज़ एनालिसिस है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर्स होते हैं ये वाले, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपका ऐड करके आपको देता हूँ ताकि वो आपके लिए ईजी हो जाए आंसर्स लिखने को लेकर के। जब आप मेंस राइटिंग में बैठेंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आपके पास सफिशेंट पॉइंट हो उस पार्टिकुलर वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बारे में बात कही जा रही है। ये देखिए, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ये कहाँ पे बेसिकली जो स्टार्ट किया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है। ये है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पे है? जीएसवीएम जो मेडिकल कॉलेज है, देखिए ये जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज जो है ये बेसिकली कानपुर की बात कही जा रही है। कानपुर में ही सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? तो ये बेसिकली किया गया है जो केंद्रीय मंत्री हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, उनके द्वारा बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल, आप देख सकते हैं जीएसवीएम जिसको कहते हैं, मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। उन्होंने कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, यहाँ पे AIISH की बात की जा रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की बात की जा रही है, सेटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AIISH जो सेटेलाइट सेंटर है उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, AIISH कानपुर में। ठीक है, जीएसवीएम कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का इनाग्रेशन हुआ है, वर्चुअल इनाग्रेशन हुआ है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये है क्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है, ये है क्या? देखिए, हेल्थ सर्विस से बारे में बात कही जा रही है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ मेडिकल से रिलेटेड ही है ये ब्लॉक है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफर करता है 12 स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। आप देख सकते हैं 12 हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ये बेसिकली ये ब्लॉक जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसका काम क्या है?
ये सारे सर्विस को लोकल लेवल में अवेलेबल रखना, ताकि जिस टाइम पे जो लोगों को ज़रूरत है उस टाइम पे वो चीज़ें उनके पास हो, ताकि उनका टाइम बचे, रिसोर्सेज बचे लोगों का ट्रीटमेंट में। जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है गांव लेवल पे अगर हम लोग बात करें, तो अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे तुरंत इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल आपको नहीं देखने को मिलता है। लंबे सफ़र करने के बाद उनको फिर दूसरे शहर या दूसरे ज़िला के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, या फिर जो हॉस्पिटल होती भी है वो रिमोट एरिया से काफ़ी दूर होती है, अगर जिसकी वजह से बहुत टाइम चला जाता है। तो उस तरह की चीज़ों को कम करने के लिए, उस तरह की चीज़ें की कमी को पूरा करने के लिए ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है वो बेसिकली इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया है। ये कंस्ट्रक्ट किसके अंडर में किया जा रहा है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके बारे में मैंने आपको कल भी भेजा था। कहाँ भेजा था? टेलीग्राम पे भेजा था। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं कनेक्टेड है तो कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, वहाँ पे इसके बारे में मैंने कुछ दिया था मटेरियल। वैसे मैंने स्लाइड्स में भी ऐड कर रखा है, तो एक तरह से आपको हेल्पफुल रहेगा चीज़ों को समझने में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, जैसे अगर कहीं भी फ्यूचर में कोई भी आंसर राइटिंग में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में पूछा जाए, तो आप सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वहाँ पे एग्जाम्पल दे करके आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि ये ब्लॉक जो है वो इसी स्कीम के अंदर, इसी योजना के तहत इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। AIISS, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सेंटर का भी यहाँ पे नींव रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला ऐसा राज्य है में देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया का, जहाँ पे ये चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे ये सिर्फ ना कि डॉक्टर को ट्रेन करेगा, बस उनको बताएगा भी कि लोगों का केयर कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे इसके तहत कही जा रही है। केंद्र भाषण भाषा विकृत विज्ञान, है ना, ऑडियोलॉजी, संचार विकार की रोकथाम, टेली मूल्यांकन और पुनर्वास सहित 4 विशिष्ट प्रभागों को सफलता यहाँ मिली है। तो ये AIISS की बात यहाँ पे कही जा रही है। नॉर्थ इंडिया में पहला सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये डॉक्टर को ट्रेन भी करेगा, लोगों का केयर भी करेगा। ये सेंटर क्या हैंडल करेगा? चार डिवीज़न को हैंडल करेगा। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी हैंडल करेगा, ऑडियोलॉजी हैंडल करेगा, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को रोकेगा, टेली असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन में भी ये आपका AIISS वर्क करेगा। नंबर ऑफ एम्स की अगर हम लोग बात करें, ये इसकी बढ़ोतरी हुई, ये नंबर याद रखिएगा। पहले 6 था, आज के डेट में कितना हो गया? एम्स 23 हो गया। ठीक है, मोदी जी का सपना है कि हर राज्य में एक एक एम्स होना चाहिए, तो उसी चीज़ पे वर्क करके यहाँ पे आज के डेट में 23 एम्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, वो डबल हो गए हैं। ठीक है, 710 आपको देखने को मिलेगा। जन औषधि केंद्र की बात करें तो वो 10,000 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैव बीन इस्टेब्लिश्ड अंदर आयुष्मान भारत स्कीम। तो इसके तहत आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 1.60 लाख का यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ दो एम्स है। अब बताया ना मैंने, मोदी जी का क्या एम लेकर के चले हैं कि हर राज्य में एक एक एम्स होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 एम्स है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है वो दोगुनी हो गई है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कही जा रही है, तो देख सकते हैं कितना तेज़ी से काम किया जा रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात कहें या फिर एम्स की बात कहें। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कहीं पर भी कुछ देखने को मिलेगा तो आप बहुत अच्छे से बारीकी से इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब क्या क्या की पॉइंट्स है इस ब्लॉग का, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो ये सरकार का काम क्यों कर रही है? ये चाहती हैं ताकि क्वालिटी केयर का जो स्कोप है उसको और बढ़ाया जा सके, है ना। और यहाँ पे जो देखिए एम क्या है? एम है कि लोगों को सही समय पे उनका इलाज हो। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि जो ट्रीटमेंट हो बोथ पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों हो, जहाँ पे ज़रूरी हो उस समय पेशेंट को सही करने को लेकर के पेशेंट की जान बच जाए या पेशेंट को जल्द से जल्द उनको ट्रीट मिल जाए। तो इसीलिए ये दोनों पे वर्क किया जा रहा है, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करके, दोनों को ये एक साथ लेकर के यहाँ पे काम किया जा रहा है। 55 करोड़ लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभ अभी तक उठा चुके हैं, और 50 करोड़ आपको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता
आईडी कार्ड बनाए हैं। आप देख सकते हैं 50 करोड़ एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, 50 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। आप 140 करोड़ में से आप देख सकते हैं 50 करोड़ जो है वो बेसिकली आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता में आईडी कार्ड बना चुके हैं, और 55 करोड़ लोग इस योजना का लाभ पाने के हकदार हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा की बिंदु है, मुख्य बिंदु है, जिस पे बेसिकली ये आपका वर्क करेगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, ये स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च की है 2006 में। प्रधानमंत्री, देखिए इसी के बारे में मैंने बताया था ना, इसी के बारे में आपको टेलीग्राम पे मैंने भेजा भी था। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो वापस से अभी पढ़ लीजिए, समझिए इसके बारे में। तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात कही जा रही है। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया था। कब किया था, 2006 में किया गया था। इसका एम क्या है, इसका एम है करेक्ट करना, क्या किस चीज़ को, जो इम्बैलेंस है हेल्थ केयर सर्विसेज में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, तरह तरह के जगहों में, भारत के कोनों में, उसको क्या करना है, वहाँ पे उसको बैलेंस करना है। ठीक है, अगर हम लोग जनरल की बात करें तो ये जितने भी कमी है फैसिलिटीज़ को लेकर के, मेडिकल एजुकेशन को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के, वो सभी स्टेट्स में उसको पूरे करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। दो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला तो ये है कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन हर जगह होना चाहिए। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करने को लेकर के स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का पहल निकाला गया है। तो ये थोड़ा दो टारगेट है जिसके ऊपर यहाँ पे वर्क किया जा रहा है इस योजना के तहत। ठीक है, वही बात चीज़ें हैं हिंदी में, तो हिंदी वालों को भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझते हो। चलिए बारीकी से सीखिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात कही जा रही है। कहाँ को लेकर के, आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा जो विख्यात जो प्रचलित चल रहा है वो आज के डेट में अयोध्या चल रहा है। ठीक है, आपको लोगों को पता होगा आज के डेट में वहाँ पे क्या है, दर्शन करने को लेकर के सब वहाँ पे जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो राम टेम्पल आप देखने को मिलेगा अयोध्या में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है 2024 में, और यहाँ पे 10 गुना लोगों की भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टूरिज्म क्षेत्र को लेकर के यहाँ पे अयोध्या में। इनॉग्रेशन जो हो रहा है राम मंदिर का, वो जनरली आपको देखने को मिलेगा 7,000 लोगों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लोगों के आने की उम्मीद इस समारोह में, जो बेसिकली समारोह कब हुआ था, 22 तारीख को। ठीक है, मंदिर खुलने के बाद यह अयोध्या विकास प्राधिकरण अगले महीने फरवरी तक हर दिन 3 लाख से 5 लाख जो है वो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। जो श्रद्धालु हैं वो बेसिकली इतना कम से कम 3 से 5 लाख लोग अनुमान लगाया गया है, इतने लोग तो विजिट करेंगे ही। ठीक है, राम लल्ला जी के दर्शन करने को लेकर के। तो ये आध्यात्मिक पर्यटन का उदय को लेकर के बात कही जा रही है। कौन से शहर की, अयोध्या की बात कही जा रही है। ठीक है, वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद के केस में अयोध्या का तो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो ही गया है, तो अभी आप देख सकते हैं जो मॉस्क्यू है, मस्जिद भी बनने जा रहा है। तो मस्जिद, मुझे चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूँ मैं कि मस्जिद जो बनने जा रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम मुझे बताइएगा। ठीक है, उसका नाम मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जो मस्जिद बनने जा रहा है उसका नाम क्या है। पढ़ाया आप लोग को, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में आंसर कीजिए। पढ़ाया है मैंने, ठीक है, सुबह वाले क्लास में कल पढ़ाया था, तो थोड़ा सा जा कर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उस मस्जिद का नाम क्या रखा गया। अब क्या है, इंडिया जो फोकस कर रहा है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर फोकस कर रहा है, जो कि 22 जनवरी को हो गया। रामलला जी के जो बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो था वो हो गया है। मंदिर के उद्घाटन की तैयारी में शहर में बड़े सुधार आपको देखने को मिलेंगे। अयोध्या के आध्यात्मिक पर्यटन में उछाल आपको देखने को मिलेगा। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में होटल की दरें कथित तौर पर बढ़ गई और कई पहले से ही बुक है। आप देख सकते हैं अयोध्या में जितने भी होटल थे उनके रेट्स जो थे वो पहले से ही मतलब जो पहले ही बुक हो चुकी है, और जो बुक नहीं हुई है तो उसका रेट्स भी जो है वो आपका बढ़ा दिया गया, उछाल आपको देखने को मिल रहा है। टेम्पल टाउन की बात करें, टेम्पल टाउन के लिए ट्रेन भी आप देख सकते हैं। अमृत भारत ट्रेनें एक नई तरह की सुपरफास्ट यात्री ट्रेन है जो यात्री आराम और गति दोनों को बेहतर बनाने के लिए
पुश पुल तकनीक का उपयोग किया गया। आप देख सकते हैं, तो पैसेंजर को कंफर्ट और स्पीड के साथ स्पीड दोनों मिले, तो यहाँ पे पुश पुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको इम्प्रूव किया गया अमृत भारत ट्रेन को, ताकि लोग अयोध्या पहुँच सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप आंसर कीजिएगा जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा आपसे। ठीक है, होटल रेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और वंदे भारत एक्सप्रेस को भी यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के राम जन्मभूमि और गोरखनाथ से। देखिए, एयरपोर्ट को भी न्यू एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एयरलाइन जो है वो प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज टू एंड फ्रो मेजर सिटीज़ से, जो दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, हैदराबाद से, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद को कनेक्ट कर सके, यहाँ पे अयोध्या को कनेक्ट कर सके इन सभी बड़े बड़े शहरों से, और सेवा में प्रदान कर सके। इसको लेकर के वर्क भी किया जा रहा है। ठीक है, राम मंदिर के निर्माण से पहले ही अयोध्या की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन राम मंदिर के पहले से ही, उसके पहले से ही जो इकोनॉमिक कंडीशन थी अयोध्या की, वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पे टूरिस्ट जो है उनके नंबर जो बढ़ गए हैं डिस्ट्रिक्ट विजिट करने को लेकर के, एक तरह से लोकल्स लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनते। मैंने आपको पढ़ाया भी था ना कि टूरिज़्म हर स्टेट चाहता है कि उसमें उसके राज्य में टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए वो फ्रीली बजट अपना रिलीज़ कर रहा है टूरिज़्म सेक्टर पे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार टूरिज़्म सेक्टर अगर वहाँ पे बन गया तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे श्रद्धालुओं का, जो वहाँ पे लोगों का, टूरिस्ट का भीड़ आएगा, और वो एक तरह से क्या होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा, और जो लोकल्स वहाँ पे उनको एक रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, तो इस इनडायरेक्टली जो अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू जॉब्स है, उसको लेकर के, लोकल्स को बढ़ाने को लेकर के ये सारे न आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे। जो न्यू बिजनेसेस हैं वो भी वहाँ पे खुलेंगे जो मंदिर के आसपास, और टूरिस्ट को तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट्स भी दिए जाएंगे, देसी हस्तशिल्प प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं वहाँ पे नए नए तरीके से अयोध्या में जो है एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा, लोकल्स लोगों के लिए नए नए तरीके से वहाँ पे उनके सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा नंबर न्यूज़। तीसरा नंबर आप न्यूज़ देख सकते हैं, ये है लेंटिल प्रोडक्शन की बात की जा रही है। लेंटिल कभी वर्ड सुना है आप लोगों ने? लेंटिल होता क्या है? लेंटिल लेंटिल अगर मैं बात करूं तो ये डेली बेसिस में आप इनके बारे में सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, घर में बनाते भी होंगे। ये बेसिकली मसूर की दाल है। लेंटिल क्या कहा जाता है? मसूर की दाल। ठीक है, मसूर उत्पादन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार अधिक, चलिए मुझे एक और क्वेश्चन दीजिएगा, उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है आज के डेट में? ठीक है, मंत्री बताना है, कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर कौन है? तो इंडिया अभी अधिक क्षेत्रफल के कारण इंडिया जो है 23-24 फसल वर्ष के दौरान मसूर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने को तैयार है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मसूर का कहाँ पे हो रहा है? तो इंडिया में हो रहा है। ठीक, अब इंडिया में भी कहाँ पे हो रहा है? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को दाल का कटोरा माना जाता है। आप देख सकते हैं सुगर बोल कह रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंटिल बॉल, यहाँ पे इसको बेसिकली कहा जा रहा है। बुंदेलखंड रीजन जो मध्य प्रदेश का है, वो लगभग 25% आपको देखने को मिलेगा। पूरे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मसूर का, उसका 25% जो उपज होती है वो यहीं पर होती है। लेंटिल बॉल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड रीजन कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेंटिल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, ये एक टाइम पे आपका जो है 1.6 मिलियन टन का उत्पादन करता है। ठीक है, उस स्तर को छूने का आसमान है। तो अनुमान है भारत दुनिया के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आप देख सकते हैं दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक उत्पादन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया जो है अकेले 25% दालों का उत्पादन करता है। उपभोक्ता की हम लोग बात करें तो उपभोक्ता जो है विश्व खपत का 27% है भारत, 27%। थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है प्रोड्यूसर, यानी जो उत्पादक करता है। 25% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरे विश्व भर का, अकेला इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर की बात करें, उपभोक्ता की बात करें, तो ये 27% आपको देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड का ये कंज्यूम करता है, यानी खपत करता है। और इम्पोर्टर की बात करें, यानी आयात की बात करें, तो 14% जो है ये पल्स पूरे दुनिया भर का ये खरीदता है। ठीक है, तो पल्सेस की बात करें यानी दाल की बात करें तो 20% जो है एरिया जो है
फूड ग्रेन्स का है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 7 से 10% आपको टोटल खाना का देखने को मिलेगा। ग्राम की बात करें तो यहाँ पे पल्स का जो शेयर है 40% देखने को मिलेगा टोटल प्रोडक्शन का, जबकि तुर और अरहर का 15 से 20% आपको देख सकते हैं। उड़द और ब्लैक मक्के और मूंग जो है वो 8 से 10% देख सकते हैं। तो चना सबसे प्रमुख दाल है, चना सबसे जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 40% है। इसके बाद तहर और अरहर की हिस्सेदारी 15-20% है, और उड़द और काली मटके पर और मूंग की हिस्सेदारी 8 से 10% है। देख सकते हैं तो ये कितने, हर दाल जो है कितने कितने परसेंट का उत्पादन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिया में। दालें खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाई जाती हैं। रबी दालें कुल उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान देती है। अब कौन कौन राज्य में देख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। शीर्ष 5 दाल उत्पादक राज्य हैं। तो 5 राज्य में देख सकते हैं, बिहार कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, यहीं पे दाल होता है। किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नीति मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड और हाल ही में लघु किसान कृषि कंसोर्टियम के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करके दालों को खरीद पर केंद्रित है। तो अभी जो पॉलिसी निकाली गई है, प्रिस्क्राइब जो निकाला गया है रीजनल प्राइसेस को लेकर के, किसानों को लेकर के, ये इंश्योर करता है कि जो उनके द्वारा पल्स जो उत्पादित किए गए हैं उसमें कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो किसान को मिले ही। ठीक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला गया है। और यहाँ पे रिसेंट में सम फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम की भी बात कही जा रही है। तो ये सारे इसलिए बनाए ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो बेसिकली बनता है हर एक सामान का, वो हर एक अनाज का, वो उनको किसानों को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, उसी को लेकर के ये पूरा न्यूज़ था। लेंटिल्स के बारे में जाने तो देखिए, अभी तक न्यूज़ तो खत्म हो गया, अब थोड़ा सा मसूर के दाल के बारे में जानते हैं। तो ये बुशी एनुअल हर्बेकियस प्लांट जो है लेगमे फैमिली का, उसका ये बेसिकली ये पौधा है। ये बेसिकली एडिबल लेगुम्स है, जिसको लेंस के आकार का होता है। फ्लैट डिस्क सीड आपको देखने को मिलेगा। ये खाने योग्य फलियां हैं जो अपने लेंस के आकार के चपटे टुकड़ों वाले बीज के लिए जानी जाती हैं। मसूर के पौधे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनमें स्वपरागन वाले फूल लगते हैं। मसूर की दाल ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, लोहे, जस्ता, कैरोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्कृष्ट स्रोत हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे जो सोर्सेस हैं, स्रोत एनर्जी हैं किसके, लेंटिल के, अनाज के। तो ये उनको मिलेगा अच्छे पर्याप्त मात्रा में, तो अब इससे बात है ये इसका फसल भी अच्छा होगा। क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो ये जहाँ पे बारिश होती है तो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे ये होता है। ठीक है, ठंडा तापमान इसको चाहिए इसके ग्रो के लिए, गर्म तापमान चाहिए इसकी मैच्योरिटी के लिए, और ये रबी सीजन में बेसिकली ग्रो करता है। ये ऐसे तो सभी सॉइल में ग्रो कर सकता है, लेकिन इसको बेसिकली सैंड और क्ले लोम वाले सॉइल में बेस्ट माना जाता है इसकी उपज करने को लेकर के। पीएच वैल्यू की बात करें तो 7 जो है वो बहुत, 7 जो है इसकी पीएच मान है मिट्टी की जिस पे ये उपजता है। लेंटिल जो है बाढ़ के पानी को नहीं सह पाता और वाटर लॉक कंडीशन में वो अपने आप को नहीं झेल पाता और ये खराब हो जाता है। ठीक है, मसूर की फसल बाढ़ या जल भराव की स्थिति को सहन नहीं करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। मसूर का दाल भी पढ़ा दिया आप लोग को। लेंटिल प्रोडक्शंस की बात की जा रही है, इंडिया अगर दूसरे नंबर पे है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूज़ था स्टार्टिंग में, आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, इसमें न्यूज़ स्टार्टिंग में कवर कराया, फिर ये स्टैटिक पोर्शन आपको थोड़ा सा बताया इसके बारे में। अगला न्यूज़ जो है, देखिए सुबह 10 बजे वाले क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, डेजर्ट नाइट के बारे में। ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है फ्रांस एयरफोर्स के साथ। ठीक है, और इसमें यूनाइटेड एयर एमिरेट्स के एयरफोर्स भी इस डेजर्ट नाइट में
शामिल रहते हैं, ताकि ये एक तरह से कोलैब दिखा सके एयर ऑपरेशन में, और जो तीनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको और मजबूत किया जा सके, उसको लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, डेजर्ट नाइट जो है कि अगर हम लोग बात करें तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये क्या है? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली अरेबियन सी में कंडक्ट कराया जाता है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो बेसिस से बेसिकली इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, ठिकानों से संचालन करती है। अभ्यास का मुख्य लक्ष्य तीनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालीयता में सुधार करना है। तो ये बेसिकली मेन गोल क्या है? ताकि हम कॉपरेशन को इम्प्रूव कर सकें, इंटर ऑपरेबिलिटी जो तीनों सेनाओं में है उसको हम लोग वर्क कर सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेजर्ट नाइट, तो ये जो हुआ था फ्रांस के साथ, देख सकते हैं ये बायलैटरल एक्सरसाइज हो रखा है। ये कब हुआ था? 20 से 24 जनवरी 2021 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो यूनिक माना जाता है। इसमें रफल एयरक्राफ्ट के द्वारा बेसिकली इसको इंक्लूड किया गया। यहाँ पे इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा दोनों एयर फोर्सेस के प्रीमियर पे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस के तरफ से जो डिटैचमेंट रहा है डेजर्ट नाइट 21 का जो डिप्लॉय किया था एशिया में, वो एक तरह का पार्ट था स्काइरोस डिप्लॉयमेंट का। तो उसी को लेकर के यह बताया जा रहा है। बाकी रफाल जो फाइटर जेट्स है और फ्रांस का जो बेसिकली वार गेम्स और कोड नेम्ड एक्सरसाइज स्काइरोस बेसिकली कैरी करता है। ठीक है, यहाँ पे 2020 के सितंबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडक्ट किया गया था, ऑपरेशनलाइज किया गया था 8 राफेल जेट्स को, और 36 जेट को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फ्रांस के साथ 7.87 बिलियन यूरो में 2016 में। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है? तो नेवल एक्सरसाइज बात करें वरुणा, एयर एक्सरसाइज गरुड़ा, आर्मी एक्सरसाइज शक्ति। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 एक्सरसाइज जो है वो हम लोग फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं। गगन शक्ति की हम लोग बात करें वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ताकि हवा में अपने प्रभुत्व को ये बता सके। बाकी पूरा एक्सटेंडेड एरिया आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन का। इसमें जितने भी टेरेन ऑपरेशंस हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, हाई एल्टीट्यूड हो गया, मैरी टाइम सिनेरियोज हो गया, स्पेशल ऑपरेशंस हो गया, जो रियल टाइम में इस फोकस किस पे करता है? एयर टू सरफेस कॉम्बैट में, पैराट्रॉपर असॉल्ट में और मेडिकल इवैक्यूएशन में। गरुड़ा शक्ति की बात करें तो ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है वो रैबिट R1 की बात कही जा रही है न्यूज़। रैबिट R1 क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के द्वारा रेप्लिकेट किया जा रहा है ह्यूमन के स्मार्टफोन एक्शन को, और उनको एक्सिक्यूट करके उनके रिक्वेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। ये एजेंशियली है फंक्शन को इन्हेंस करना, वॉइस असिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रैबिट यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल द्वारा समर्थित एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो मानव स्मार्टफोन क्रियाओं की नकल करने और अनुरोध पर उन्हें निष्पादित करने में सक्षम है। यह डिवाइस अनिवार्य है जिस मौजूद वॉइस असिस्टेंट की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, R1 जो है वो कंपनी का पहला डिवाइस है जो पाम साइज के गैजेट टाइप का होता है। इन नेचुरल लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? यूटिलाइज करता है AI मॉडल को, जिसको लार्ज एक्शन मॉडल भी कहा जाता है, रैबिट OS के अंदर में। ये लेवरेज करता है न्यूरो सिम्बॉलिक प्रोग्राम को, जो डायरेक्ट सिखाता है यूज़र के इंट्रैक्शंस को लेकर के, टास्क के एक्सिक्यूशन को लेकर के, बाईपास करने को लेकर के, ट्रांसलेशन को जो रिक्वेस्ट आया रखा है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की बात कही जा रही है। यहाँ पे बेसिकली फोकस जो किया जा रहा है, यहाँ पे जो बेसिकली फोकस किया जा रहा है वो फोकस किस पे किया जा रहा है? वो फोकस यहाँ पे रूटीन और मिनिमलिस्टिक टास्क जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अधिक मानव मशीन इंटरेक्शन होता है, तो उसी को लेकर के बोली जा रही है बात। इसका उद्देश्य टेक्स्ट आधारित AI मॉडल
पर निर्भरता को कम करने के लिए पारंपरिक चैट बॉक्स की बाधाओं को पार करना है, ठीक है, जो एनोटेट किए गए डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे यह योजनाएं बनाने से पहले कार्रवाई योग्य कार्य करने की अनुमति मिलती है, ठीक है। R1 विभिन्न कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, ठीक है, ये मैनेज कर सकते हैं बहुत सारे टास्क को, जैसे ऊबर राइड को अरेंज करना या फिर ऑर्गेनाइज करना, या इंटायर वैकेशंस की बात कही जा रही है, बुक करना फ्लाइट को, होटल को, ये सारी चीज़ों को R1 जो है वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। अगला जो है वो अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है, वेटलैंड टूरिज्म की बात कही जा रही है, ये अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के तहत ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था जून 2023 में। इसका एम क्या था, ताकि हम रिवॉल्यूशनाइज किया जा सके टूरिज्म को प्रैक्टिस के ऊपर, और सेंसिटिव वेटलैंड जो हो गया, खासकर रामसर साइट्स हो गया, उड़ीसा का चिल्का लेक हो गया, हरियाणा का सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हो गया, उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए, ये एम करने को लेकर के ये स्कीम जो है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, किसके द्वारा, टूरिज्म मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बीच में। ये स्कीम जो है, ये स्कीम या योजना आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदाय के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन के अवसरों और RS रीजन को बढ़ाने के लिए 3 वर्षों में लागू की जाएगी। यह योजना का प्राथमिक फोकस क्या है, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमियों पर राजनीतिक रूप से उच्च मात्रा वाले पर्यटन से उच्च मूल्य वाले प्राकृतिक पर्यटन में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये उसी को लेकर के हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म की बात यहाँ पे कही जा रही है। हाई वॉल्यूम टूरिज्म से हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म के उसको स्ट्रेटजिकली फोस्टर करने को लेकर के ये सारे फोकस्ड करके ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन किया जा रहा है। अब इसका एम क्या है, यहाँ पे लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ की बढ़ाने के लिए, ठीक है, टूरिज्म का पोटेंशियल है रामचर साइट्स या पूरे देश भर में, उसको मैनेज करने को लेकर के ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्रीज जो एजेंसीज हैं उनको एक करने को लेकर के, है ना, आर्द्र भूमि प्राधिकरण औपचारिक अनौपचारिक संसाधनों और व्यक्तियों के नेटवर्क के साथ मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पायलट परियोजना और कौशल विकास की बात करें तो योजना के तहत 16 चिन्हित रामसर स्थल है। देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट टोटल योजना के तहत, ये अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत टोटल 16 चिन्हित रामसर साइट्स हैं। 5 को पायलट परियोजना के लिए चुना गया। इन पायलट साइटों में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हरियाणा में है। भितरकनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा है। चिल्का झील उड़ीसा है। सिरपुर मध्य प्रदेश और यशवंत सागर मध्य प्रदेश, ये 5 को उसमें शामिल किया गया है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट में, इस स्कीम के तहत। इस पायलट में जो साइट्स में जो इंक्लूड है ये 5 आपको देखने को मिलेंगे जो रामसर साइट्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पार्टिसिपेंट्स का है वो भी अल्टरनेटिव लेवल प्रोग्राम के तहत आता है, जिसमें 30 घंटा 15 दिन के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका होगा। और पर्यटन नाविक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, बोटवन सर्टिफिकेशन फॉर टूरिज्म के नाम से, ठीक है। तो ये सारे उसके पायलट प्रोजेक्ट है। स्किल डेवलपमेंट है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के तहत। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है डिटेल्ड वे में। प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम, तो ये चीज़ें हैं पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र के तहत चलाए जाते हैं। तो ये सारे उसके योजनाएं थी, कौशल विकास थे, पायलट प्रोजेक्ट थे, स्किल डेवलपमेंट थे, जो बेसिकली इस योजना के आपके हैं। रामसर साइट्स की बात यहाँ पे की जा रही है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ये स्कीम का जो नोट है, नोट क्या कह रहा है, ये हाई वैल्यू ट्रैवलर जो होते हैं, जो हाई वैल्यू ट्रैवलर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, जब लंबे समय तक रहना चाहते हैं, और टूरिस्ट हॉट स्पॉट को बेसिकली टूरिस्ट हॉट स्पॉट को या उसके बियॉन्ड भी ये
ज़्यादा टाइम तक रहना चाहते हैं। नेचर टूरिज़्म की बात करें तो ये एक आकर्षित दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बर्ड के वॉचिंग का देखने को मिलेगा नज़ारा, फोटोग्राफी करने का नज़ारा देखने को मिलेगा, स्टार गेजिंग देख सकते हैं, स्टार ग्रेजिंग देख सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, एंड विजिटिंग पार्क्स। ये सारी चीज़ें नेशनल टूरिज़्म के अंदर में आप देख सकते हैं। टूरिस्ट की बात करें तो ये एक्सपेरिएंटल टूरिस्ट जो है, जो इंटरेस्टेड होंगे है डाइवर्सिटी में, यानी पूरे जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक विविधता है और जो रिसोर्सेस है, साधन है, जो सांस्कृतिक साधन है, उसको डिटेल में उसको उसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से इसको क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिएंटल किया जा रहा है, इसको बेसिकली अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे आए तो उनको अच्छा लगे। ठीक है, हिंदी में भी वही है। अब रामसर साइट के बारे में बात हुई थी, तो रामसर साइट क्या है, वेटलैंड साइट बेसिकली कहते हैं इसको। यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रीटी जो है वो साइन हो रही है, फरवरी 1971 में साइन हुई थी रामसर में। और ईरान ईरान और उस जो यूनेस्को के ऑस्पिसेस हैं वो सब इसमें आपके शामिल हैं। रामसर क्या क्या प्रोवाइड करता है, नेशनल एक्शन आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल कॉपरेशन देखने को मिलेगा, वेटलैंड का कंजर्वेशन देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल यूज़ रिसोर्सेज के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और टोटल रामसर साइट्स की बात करें तो आज के डेट में टोटल 75 रामसर साइट है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, 75 रामसर साइटें हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल पहले ये लोकेशन देखिए। रामसर साइट एक आधुनिक जिन्हें यूनेस्को के तत्वाधान में 1971 याद रहेगा, रामसर और ईरान में हस्ताक्षर पर्यावरण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। और आर्द्रभूमि में संरक्षण और उनके संसाधनों के बुद्धिमानीपूर्ण टिकाऊ उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। मैप की बात करें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की बात की जा रही है, रामसर कन्वेंशन को। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी देख सकते हैं 1971 में होता है रामसर ईरान में, अब यहाँ पे 1975 में फोर्स में आ गया है। वेटलैंड की बात करें तो ये नेचुरल इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा और इसी के वजह से ये रामसर साइट कहलाता है। लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वो बेसिकली क्या है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, पैंटानल एरिया की बात कर रहे हैं। मॉन्टेक रिकॉर्ड्स की बात करें 1990 में मिल गया था। और रामसर साइट्स को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा प्रायोरिटी कंजर्वेशन हो जाता है, अटेंशन होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। एक जो जगह है जहाँ पे लैंड पूरी तरह से कवर्ड है वाटर से, जहाँ पे सॉल्ट फ्रेश और समवेयर बिटवीन आइदर सीजनली और परमानेंटली मिलता हो। टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग रिवर्स, मार्सेस, बैग्स, मैंग्रोव्स, मुडिलेट्स, मुड फ्लैट्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, पिल बैंक्स, लगून्स, लेक्स एंड फुट प्लेन्स। ये सारे वहाँ आसानी से हमें प्राप्त हो सके। कि ये किस दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी को ये दिवस जो है बेसिकली मनाया जाता है। तो वो फोर्स में कब आया था, ये बेसिकली 82 में आया था। ठीक है, और टोटल नंबर रामसर साइट 75 है। और जिसमें चिल्का लेक उड़ीसा हो गया, कोलदिया नेशनल पार्क राजस्थान हो गया, हरिका लेक जो हो गया पंजाब हो गया, लोकतक लेक जो हो गया मणिपुर हो गया, उलर लेक हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे लेक हैं जो बेसिकली इसमें है, क्या कहते हैं, रामसर साइट्स में है। फ्रेमवर्क क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फोर्स्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ वेटलैंड को क्या बोला है, यहाँ पे 2017 को अंडर द प्रोविजन ऑफ इंग्लैंड एक्ट 1986 ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया है ताकि वो कंजर्व कर सके मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड को। 2017 में अगर हम बात करें तो रूल्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वेटलैंड हो गया है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज वेटलैंड मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट को प्रोवाइड कर सकता है वेटलैंड अथॉरिटी को। उसी को लेकर के बात की जा रही है। लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो सुंदरबंस है। स्मॉलेस्ट की बात करें वेम्बनर वेटलैंड है, ये तमिलनाडु में है। ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर के रामसर साइट है वह तमिलनाडु है, 14। वेटलैंड जो है मॉन्टेक्स रिपोर्ट में क्या बोला है, खोलदा नेशनल पार्क राजस्थान का, और लोकतक लेक मणिपुर जो है वो बेसिकली फेमस है। तो उसी से रिलेटेड ये रामसर साइट था। आई होप क्लियर हुआ होगा।
पूरा डिटेल में। टोटल आप देख सकते हैं 75 रामसर साइट आपके सामने है, ठीक है। टोटल 75 है, जो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे। सभी जगह का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाधवा देख सकते हैं, थाने देख सकते हैं, ठीक है। और भितरकनिका देख सकते हैं, ईस्ट कोलकाता देख सकते हैं, समस्तीपुर देख सकते हैं, ठीक है। कनवल देख सकते हैं, पर्वती देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें टोटल 75 रामसर साइट है। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ये था पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा। बहुत बारीकी से हर एक चीज़ों को बताया है, पॉइंट्स बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग भी इसको इसी तरह से इसको समझिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उनको इनवाइट कीजिए इस चैनल पे। करंट अफेयर को लेकर के उनको कहीं पे भी गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।